हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी चल रही है आपकी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग जो है एक्सेसिव हीट एक्सपोजर से थोड़ा सा बचिएगा। बाहर धूप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकलिए। और अंदर ही रह करके अपने बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखिए और पानी खूब पीते रहिए। कोशिश करिए कि लिक्विड इनटेक आप अपना बढ़ा दें। अगर आप 2 लीटर 3 लीटर पानी पीते हैं तो 4 लीटर 5 लीटर पीना शुरू कर दें। पानी का इंटेक कम नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी का, नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा समस्या आपके लिए हो सकती है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। हमारे आज की जो क्लास है वो है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की पोम्स को हम लोग कर रहे हैं, तो आज आपके लिए कुछ पोम्स और लेकर के आए हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन द क्लास फॉर टुडे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा डिले क्लास में डिले हुआ एक्चुअली ड्यू टू टेक्निकल रीजन। आई वाज सिटिंग हियर at the computer set, but you know, some of the technical issues that arised. ठीक है, तो बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आज हमारा जो है, which question is this? Okay, an evening walk. An evening walk. The first question is an evening walk का पहला है हमारा आज की जो पोम है, एन इवनिंग वॉक है। उसका पहला क्वेश्चन रहा ये, आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, नहीं दिखाई दे रहा है, इशू कुछ आता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं ना। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। शुरुआत करते हैं। और भी हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। आई होप सरिता, श्वेता, रीबा आर प्रेजेंट ऑलरेडी। गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है। नेहा इज आल्सो देयर। अदर स्टूडेंट्स को भी आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए एंड आस्क देम टू ज्वाइन। आज मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर पाया हूँ, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पोम इज एन इवनिंग वॉक? एन इवनिंग वॉक कैसी पोम है? तो एन इवनिंग वॉक कैसी पोम है भैया? इट इज डिस्क्रिप्टिव पेस्टोरल पोम। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, पेस्टोरल पोम है। ये पोम इन्होंने कब लिखी थी? 1793 में ना, 1793 में। When was an evening walk first published? लो आ भी गया। तो एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, इनकी दो पोम जो हैं ये 1793 में पब्लिश हुई थी, ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड एन इवनिंग वॉक ना, इनकी 1793 में पब्लिश हुई थी। देन वी हैव टू whom इज एन इवनिंग वॉक डेडिकेटेड? एन इवनिंग वॉक किसको डेडिकेट किया है? हमारे वर्ड्सवर्थ साहब ने एन इवनिंग वॉक किसको डेडिकेट किया है? टू whom किसको डेडिकेट किया है? यस, इट इज डेडिकेटेड टू, इट इज डेडिकेटेड टू डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ध्यान रखिएगा, ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को। एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस दोनों अगर हम बात करें तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ को ये डेडिकेट किया है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में हम देखें तो इनके अर्ली लिटरेरी कैरियर में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसको, डोरोथी ही एज एज एन इंस्पिरेशन टू वर्ड्सवर्थ हमें दिखाई देती हैं। बाद में कॉलरीज को इंट्रोडक्शन कराती हैं तो कॉलरीज भी काफ़ी इनको प्रभावित करते हैं, लेकिन शुरुआत में देखें डोरोथी इनकी सबसे बेहतरीन इंस्पिरेशन और कंपेनियन दोनों थी। व्हाट रीजन इज द सेट इन? पोम किस रीजन में सेट किया गया है, किस एरिया में सेट किया गया है? तो द पोम इज सेट इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट में ही पोम जो है सेट किया गया है। ये सीन इसमें क्या है, इसमें एक जो है इवनिंग वॉक की सीन दिखाते हैं ये लेक डिस्ट्रिक्ट में। जहां पर वर्ड्सवर्थ बड़े हुए हैं वहीं पर ये दिखा रहे हैं कि शाम के समय एक वॉक कर रहे हैं, उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है।
व्हाट वर्स फॉर्म इज यूज्ड इन द पोम, पोम में कौन सा वर्स फॉर्म यूज किया गया है, कौन सा वर्स फॉर्म यूज किया गया है, कौन सा वर्स फॉर्म यूज किया गया है? तो हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट ना, हीरोइक कपलेट यूज किया गया है। द पोम इज रिटन इन राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, कपलेट राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर को ही हम क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं, राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, राइम आयम्बिक पेंटामीटर कपलेट्स, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कपलेट का सबसे ज़्यादा यूज न्यू क्लासिकल पोएट्री में होता था, न्यू क्लासिकल फॉर्म है ये। और अगर हम रोमांटिसिज्म को देखें तो ये उसी के अगेंस्ट तो आया ही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इन्होंने यूज किया है। तो कह सकते हैं कि अर्ली लाइफ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं, अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये जो है जो न्यू क्लासिकल एज है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित थे। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द डोमिनेंट टोन ऑफ द पोम, पोम का डोमिनेंट टोन क्या है? व्हाट इज द डोमिनेंट टोन ऑफ द पोम, पोम का डोमिनेंट टोन क्या है? तो पोम इज रिफ्लेक्टिव एंड ऑब्जर्वेशनल ना, पोम जो है वो रिफ्लेक्टिव और ऑब्जर्वेशनल है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। What kind of images are predominant in an evening walk? इवनिंग वॉक में किस प्रकार की इमेजेस दिखाते हैं, किस प्रकार की इमेजेस दिखाते हैं? तो अगर हम देखें तो इवनिंग वॉक में हमें जो इमेजेस हैं वो नेचुरल और रूरल जो है, पहले शुरू में ही बताया ना, पेस्टोरल एंड रूरल पोम है ना, तो पेस्टोरल लाइफ को दिखाते हैं, ये रूरल लाइफ को दिखाते हैं यहाँ पर। मतलब अगर हम देखें तो गांव के जो सीन है, जैसे ट्रीज है, नदियां बह रही, स्ट्रीम्स है ना, और फार्म्स है, जानवरों के लिए कैटल्स आपको दिखाई देंगे, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। जो भी मतलब क्लासिकल रोमांटिक इमेजरीज होती है ना, वो सब ये यहाँ पर दिखाते हैं। What theme gradually emerges in the poem besides nature description? अच्छा, नेचर को डिस्क्राइब करते करते ये एक और थीम पर चले जाते हैं, तो कौन सी थीम है? कह रहे हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे किस में चला जाता है पोएट? तो ग्रेजुअली हम देखें तो पोएट जो है कंपैशन फॉर द रूरल पुअर ना, जो वहाँ के रूरल पुअर हैं उनके लिए थोड़ी सी सहानुभूति एक प्रकार से कह सकते हैं, पोम में ये बात करने लगते हैं। तो मतलब नेचुरल डिस्क्रिप्शन से शुरुआत करते हैं एंड शोज द कंपैशन फॉर द रूरल पुअर, सिंपथी दिखाते हैं वहां पे जो भी विलेजर्स, कॉटेजर्स, फार्मर्स वगैरह है ना, उनके लिए सिंपथी ये दिखाते हैं। व्हाट पोएटिक मूवमेंट डज एन इवनिंग वॉक एंटिसिपेट? तो ये आपको पता ही है, रोमांटिक है। हालांकि अगर फॉर्म की बात करें इसके, तो ये फॉर्म में कैसी है? फॉर्म में तो देखें तो हम नियो क्लासिकल है, लेकिन जो थीम से अगर हम देखें तो क्या है? रोमांटिक है। What literary device is frequently used in the poem? पोम में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है? फ्रिक्वेंटली कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है? तो पर्सनिफिकेशन का खूब यूज इन्होंने इसमें से किया है, ध्यान रखिएगा। हाइपरबोल, आयरनी एंड एपिग्राम पर्सनिफिकेशन में यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने जो है नेचर के ऑब्जेक्ट को, नेचर के जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, वेरियस ऑब्जेक्ट, उसको लाइफ इमोशन दे करके हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं ना। तो जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को इमोशन देते हैं, नॉन लिविंग चीज को हम लिविंग की तरह दिखाते हैं, जैसे पत्तियां मुस्कुरा रही हैं ना, तो मुस्कुराना क्या है? नॉन लिविंग का हमने लिविंग का ट्रेड दे दिया, तो क्या है? कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पर्सनिफिकेशन के अंतर्गत आती हैं। What other poem was published alongside an evening walk in 1793? तो ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि इसके साथ इनकी एक पोम और है जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। ये भी पब्लिश हुई थी, ये भी पब्लिश हुई थी, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों साथ में जो है, एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेज साथ में 1793 में पब्लिश हुई थी। और यहीं से माना जाता है वर्ड्सवर्थ ने अपना कैरियर शुरुआत किया था एज अ पोएट। व्हाट पोएटिक पर्पस डज द स्पीकर फुलफिल इन द पोम? पोम में कौन सा पोएटिक पर्पस फुलफिल करते हैं पोम में?
व्हाट पोएटिक पर्पस डज द स्पीकर फुलफिल इन द पोम? तो इट्स मॉरल ऑब्जर्वर एंड नेचर गाइड ना, यही पर्पज है स्पीकर, जो रोल यहाँ पर स्पीकर प्ले करता है ना, ही प्लेज अ रोल ऑफ जेंटल गाइड, एक जेंटल मॉरल गाइड के रूप में अपने आप को यहाँ पर दिखाता है। और जो भी आसपास की चीजें हैं, नेचर में जो भी चीजें हैं, उसको ये लगता है कि हर चीज को मॉरली ऑब्जर्व करता है। मतलब जैसे देखने का तरीका होता है ना, जब हम बहुत मॉरलिस्टिक होते हैं तो हर चीज में हम मॉरल को देखते हैं, तो ऐसे ये भी हर चीज में मॉरल को देखते हैं। विच इनलाइटनमेंट इरा क्वालिटी इज स्टिल प्रेजेंट इन दिस अर्ली पोम? कह रहे हैं इनमें कौन सा इनलाइटनमेंट इरा अब भी प्रेजेंट है? इनलाइटनमेंट मतलब रीजन की बात अगर हम करें, तर्क की बात करें, हम लोग रीजनिंग की बात करें और विजडम की बात करें, तो कह रहे हैं कौन सी ऐसी क्वालिटी है इनलाइटनमेंट इरा की जो अब भी इसमें दिखाई देती है? तो इनलाइटनमेंट इरा हमने आपको बताया कि फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये कपलेट में चूंकि लिखी गई है ना, तो फॉर्मल डिक्शन एंड हीरोइक कपलेट ये रोमांटिक पोएट्री की क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन इस पोएम में इन्होंने इसको यूज किया है। तो ये है कि इसकी इनलाइटनमेंट इरा की क्वालिटी है, नियो क्लासिकल इरा की क्वालिटी है, इसको इन्होंने इसमें यूज किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि इनका तो क्या था भाई, ये तो ट्रेडिशनल जो हमारा यूज ऑफ कपलेट्स था, न्यू क्लासिकल फॉर्म था, उसी के अगेंस्ट तो रिवोल्ट करके रोमांटिक पोएट्री आई थी। व्हाट शिफ्ट इन पोएटिक स्टाइल डज द पोएट फोर शैडो? कह रहे हैं पोएटिक स्टाइल में क्या शिफ्ट हमें पोएट दिखाता है यहाँ पर, मतलब बताता है कि आगे चल के क्या शिफ्ट होने वाला है। यस, कि फ्रॉम नियो क्लासिकल टू रोमांटिक ना, इसमें हमें ये फोर शैडो कर देता है कि अब ये नियो क्लासिकल से रोमांटिक की तरफ हमें ले जाएगा। अर्थात जो फॉर्म भी होंगे ना, ये अगर हम देखें तो फॉर्म में नियो क्लासिकल स्टाइल में ये शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे रोमांटिक सब्सटेंस की तरफ, रोमांटिक कह सकते हैं ट्रेड्स की तरफ ये बढ़ती चली जाती है, जहां पर नेचर को एक्सप्लेन करना, इमोशन को एक्सप्लेन करना, सिंप्लिसिटी को दिखाना, रूरल एरिया को दिखाना। तो शुरुआत करते हैं किससे? नियो क्लासिकल से, फॉर्म से, और चले जाते हैं रोमांटिक की तरफ। तो हमें पहले ही पोएट ने हिंट दे दिया है कि इन हिज कमिंग पोम्स हम किससे मुलाकात करेंगे? रोमांटिक जो है क्वालिटीज से मुलाकात करेंगे पोएट्री में। व्हाट डज वर्ड्सवर्थ इनकरेज थ्रू दिस पोम? इस पोम के थ्रू वर्ड्सवर्थ क्या इनकरेज करते हैं? इस पोम के थ्रू वर्ड्सवर्थ क्या इनकरेज करते हैं? यस, ही इनकरेज माइंडफुल एप्रिसिएशन ऑफ रूरल लाइफ ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो माइंडफुल एप्रिसिएशन करते हैं स्पेशली रूरल लाइफ की ना। ही ऑब्जर्व्स एंड अप्रिशिएट क्वाइट स्पिरिचुअल सीन एंड ब्यूटी ऑफ द नेचर इन द विलेज लाइफ, इन द रूरल लाइफ। रूरल लाइफ में जो भी नेचर का रोल है, जो नेचर की ब्यूटी है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। What element of romanticism is not strongly present in this poem? कह रहे हैं कौन सा रोमांटिक एलिमेंट अब भी इस पोम में नहीं दिया गया है? इन चारों में से आपको बताना है। व्हाट डू सी? वी सी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इनमें नहीं दिया गया ना भाई, जबकि रोमांटिसिज्म में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स तो बहुत यूज होता है ना, लेकिन इस पोम में हमें नेचर के किसी भी सुपर नेचुरल फॉर्म को हमें नहीं दिखाया गया यहाँ पर। बाद की पोएट्री में आप देखेंगे ना, तो सुपर नेचुरल जो एलिमेंट है वो रोमांटिक पोएट्री में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल इसमें नहीं है। व्हाट रोल डज डोरोथी वर्ड्सवर्थ प्ले इन रिलेशन टू दिस पोम? इस पोम के रिलेशन में डोरोथी क्या रोल प्ले करती हैं? यस, बिल्कुल, डोरोथी इनके साथ चल रही हैं। सी इज द डेडिकेटेड एंड आइडियल लिसनर ना, बिल्कुल डेडिकेटेड और आइडियल लिसनर हैं। यहाँ पर आराम से जो वर्ड्सवर्थ हैं उनकी बातों को सुन रही हैं, और क्या कर रही हैं? अपना जो विजन भी है नेचर के बारे में उसको शेयर कर रही हैं। विच फ्यूचर वर्ड्सवर्थ पोम डेवलप्स द थीम्स फर्स्ट सीन हियर? कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ की आने वाली पोम में कौन सी ऐसी थीम है जो यहाँ पर पहले ही हमें देखी जाती है, बाद में उन्होंने उस पोम में यूज किया है? कौन सी ऐसी थीम है? कौन सी ऐसी पोम है?
हाँ, आगे हम देखें इनमें से तो टिंटन एबे में भी इन्होंने प्रकृति के बारे में सब कुछ बताया ना, नेचर के इन्फ्लुएंस को दिखाया है। उसकी शुरुआत इन्होंने यहाँ से की है, एन इवनिंग वॉक में दिखाया है कि कैसे नेचर हमें इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ से दिखाया, और इसी को बाद में चल के टिंटन एबे में बहुत बड़े पैमाने पर दिखाया ना। तो थीम्स ऑफ नेचर्स इन्फ्लुएंस जो है ऑन द सोल, हमारे थीम्स ऑफ द नेचर्स इन्फ्लुएंस ऑन आवर सोल इज सोन हियर, यहाँ पर हल्के में दिखाया, लेकिन बाद में इसी को चल के बहुत बड़े पैमाने पर किस में दिखाया, टिंटन एबे में दिखाया है। देन 19th क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लैंडस्केप्स आर डिस्क्राइब्ड इन एन इवनिंग वॉक, किस प्रकार के लैंडस्केप्स इन्होंने दिखाया है। तो स्वाभाविक सी बात है, गांव की बात कर रहे हैं तो रिवर है, वैलीज है, हिल्स है, कॉटेजेस है, फार्म्स है, यही सब हमें, मतलब इंग्लिश कंट्री साइड की बात करें हम, तो ये सब हमें देखने को मिलता है ना। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड नेचर इन दिस वर्ल्ड, कह रहे हैं इस वर्क में नेचर के प्रति कैसा एटीट्यूड है वर्ड्सवर्थ का। तो ही इज क्वाइट अफेक्शनेट एंड रेवरेंट एंड मॉरलाइजिंग ना, तो काफी अफेक्शनेट है नेचर को लेकर के, और काफी रेवरेंट भी देते हैं और मॉरलाइज भी करते हैं। तो चलिए अगला हमारा जो है, जो पोम है दैट इज कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, अगली हमारी पोम है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पोम इज कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, कह रहे हैं कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर कैसी पोम है। तो कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर इज डिडैक्टिक फिलोसफिकल पोम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिडैक्टिक है, थोड़ा सा हमें एजुकेट करती है ये ना, इंस्ट्रक्ट करती है ये, मतलब एक आइडियल एंड मॉरल कैरेक्टर के बारे में हमें यहाँ पर बताती है ना। द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर बहुत ही फेमस है, इससे क्वेश्चन भी आए एग्जाम में। व्हेन वाज द पोम फर्स्ट पब्लिश, तो पोम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807, पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स इनकी जो आई थी 1807 में, उसी में ये भी पब्लिश हुई है पोम, उसमें बहुत सारी पोम्स पब्लिश हुई हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा वर्ड्सवर्थ में मतलब पहली बार नेशनलिस्टिक एक प्रकार से कह सकते हैं विजन के साथ यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर। हु इंस्पायर्ड द पोम, अच्छा किससे इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने लिखा है, तो हमने उस दिन भी आपको बताया था कि लॉर्ड नेल्सन जो है ना, लॉर्ड नेल्सन से इंस्पायर थे ये जो है। एक्चुअली 1805 में लॉर्ड नेल्सन की डेथ हो जाती है, 1805 में, 1805 में लॉर्ड नेल्सन की डाइड, नेल्सन डाइड, नेल्सन मरते हैं कहाँ पर, बैटल ऑफ ट्रेफलगर, ट्रेफलगर के बैटल में ना, बैटल ऑफ, जो भी आप ट्रेफलगर पढ़िए, ट्रेफालगार पढ़िए, जो भी पढ़ लीजिए, लेकिन स्पेलिंग आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो है हमारे लॉर्ड नेल्सन साहब की डेथ हो जाती है, और लॉर्ड नेल्सन की ब्रेवरी और इन सब से ये थोड़ा सा इंस्पायर्ड थे, तो इन्होंने उसी पर ये पोम लिखी है, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेल्सन का नाम आ गया है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम, पोम का सेंट्रल थीम क्या है, पोम का सेंट्रल थीम क्या है। यस, पोम का सेंट्रल थीम है कि मॉरल एक्सीलेंस एंड इनर वर्च्यू ना, इन्होंने नेल्सन के जो है यहाँ पर दिखाया है कि जो हमारा ट्रू हीरो होता है वो केवल पावर से नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर मॉरली वो एक्सीलेंट होना चाहिए ना, तभी वो अच्छा हीरो होगा। और जो उसके अंदर इनर वर्च्यूज होनी चाहिए, उसके अंदर सेल्फ मास्टरी होनी चाहिए, खुद पर कंट्रोल होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, उसके अंदर मॉरल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ये सारी उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कह रहे हैं केवल ये नहीं है कि कोई भी हमारा जो हीरो होता है, वो ट्रू हीरो, वो केवल पावरफुल है, उसके पास ताकत बहुत है, लाखों करोड़ों लोगों को मारता है ना, वही नहीं है, बल्कि उसके अंदर और भी क्वालिटीज होनी चाहिए। व्हाट पोएटिक फॉर्म डज वर्ड्सवर्थ यूज इन दिस पोम, कह रहे हैं इस पोम में इन्होंने कौन सा पोएटिक फॉर्म यूज किया है। तो दिस पोम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ध्यान रखना ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ठीक है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है।
ब्लैंक वर्स तो आपको पता ही है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक वर्स। व्हाट डज हैप्पी सिग्निफाई इन द टाइटल, कह रहे हैं इस जो करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर है, तो हैप्पी से क्या मतलब है, हैप्पी का क्या महत्व है। तो हैप्पी का मतलब है मॉरली फुलफिल्ड और ब्लेस्ड ना, जो मॉरली फुलफिल्ड हो, मॉरली ब्लेस्ड हो, मॉरली जो है काफी अच्छा हो, उसको ही हम यहाँ पर हैप्पी कहेंगे ना, उसको ही हैप्पी कहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिफाइन द ट्रू ग्रेटनेस इन द पोम। इन्होंने पोम में ट्रू ग्रेटनेस कैसे डिफाइन किया है, तो इन्होंने कहा है कि अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी है और इनर कंट्रोल है, तो यही आपकी ग्रेटनेस है ना, यही ट्रू ग्रेटनेस है। कि इफ यू हैव ह्यूमिलिटी, तो कह रहे हैं जो हैप्पी वॉरियर यहाँ पर है ना, वो अगर आप देखेंगे तो हैप्पी वॉरियर वही हो सकता है जो थोड़ा सा उसके अंदर ह्यूमिलिटी हो, मतलब थोड़ा सा कंपैशन हो, थोड़ा सा मॉरलिटी हो, उसके अंदर इमोशन को कंट्रोल करने वाला हो, और बहुत ज्यादा ब्रूटल ना हो, बहुत ज्यादा क्रूड ना हो ना, और विजडम हो उसके अंदर, ये सारी चीजें हो, तो ह्यूमिलिटी एंड इनर कंट्रोल कहते हैं यही ग्रेटनेस है। व्हाट इज कंट्रास्टेड विद द हैप्पी वॉरियर्स करेक्टर, कह रहे हैं कि हैप्पी वॉरियर के करेक्टर से किस चीज को कंट्रास्ट इन्होंने दिखाया है, तो इन्होंने कंट्रास्ट किया है सोवी हीरो ना, कहते हैं एक होता दिखावटी हीरो होता है, और इनका जो हैप्पी वॉरियर है वो असली हीरो है। तो ये सोवी हीरो, और मतलब द वन हु ओनली शोज द इम्पटी ग्लोरी एंड इम्पटी वैनिटी ना, ये सारी वैनिटी दिखाता है, इम्पटी ग्लोरी को शो करता है। और हैप्पी वॉरियर जो होता है वो इनर स्ट्रेंथ और इनर वर्च्यू को, हाँ, इन सबको फेवर करता है। ठीक है, जो नकली वाला होगा वो बाहर से केवल दिखाएगा कि मेरे पास ये है, ऐसा है, दुनिया भर की चीजें करेगा। व्हाट क्वालिटी डज द हैप्पी वॉरियर शो इन एडवर्सिटी, एडवर्सिटी में ये कौन सी क्वालिटी दिखाता है, एडवर्सिटी में, यस, हैप्पी व्यक्ति जो होगा, एडवर्सिटी मतलब जब विपत्ति आएगी उसके जीवन में या दुख के तकलीफ होंगे तो इंड्योर करेगा और लर्न करेगा ना, तो एंड्योरेंस एंड लर्निंग जो है ये उसको सिखाती है। हार्डशिप्स जो है वो हार्डशिप्स को एज एन अपॉर्चुनिटी लेता है, एक जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, वो कहता है हार्डशिप्स जो है दे आर लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, ये हमारे लिए ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर होती हैं, मॉरली हमको और स्ट्रांग करने के लिए ये आती हैं हार्डशिप्स जो आती हैं हमारे जीवन में ना। तो इसीलिए मैं भी आपसे हमेशा कहता हूँ हार्डशिप्स लाइफ में आने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो एक हैप्पी और जो एक ट्रू वॉरियर वही है जो क्या करेगा, हार्डशिप्स को इंड्योर करता है, सहता है उनको, और जो है अपना आगे करियर बनाता है। विच क्वालिटी डज वर्ड्सवर्थ से द हैप्पी वॉरियर मस्ट पजेस कॉन्स्टेंटली, कह रहे कौन सी क्वालिटी को हैप्पी वॉरियर को कॉन्स्टेंटली प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो हैप्पी वॉरियर जो है कंसाइंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमेशा इसके अंदर होनी चाहिए कि ही शुड बी ए मैन ऑफ कंसाइंस, इंट्रोस्पेक्शन, हाँ, ये नहीं कि आउटवर्ड विक्ट्री को केवल दिखा रहा है, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए ना। तो व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज सेंट्रल टू द पोम्स स्ट्रक्चर, पोम्स के स्ट्रक्चर के लिए जो है कौन सी कह रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच सेंट्रल है, तो इसमें देखें तो सबसे ज्यादा एनाफोरा यूज हुआ है ना, एनाफोरा, हु इज द हैप्पी वॉरियर, हु इज ही, तो ये क्या है, रिपीटिशन जो है इसका बार बार रिपीटिशन होता है ना, तो इसी को लेकर के क्या किया है, इसी को डिफाइन किया है, हु इज द हैप्पी वॉरियर, हु इज द ही। तो हर एक पैराग्राफ में, नॉट पैराग्राफ, हर एक लाइन स्टैंजा में ये रिपीट करता है ना, हु इज द हैप्पी वॉरियर। विच फिलोसफिकल ट्रेडिशन अलाइंस क्लोजली विद दिस पोम, कह रहे हैं कौन सी क्लासिकल ट्रेडिशन यहाँ पर अलाइन करती है, कौन सी क्लासिकल ट्रेडिशन यहाँ पर अलाइन करती है। अच्छा, नीलम आ गई हैं, गुड इवनिंग नीलम, प्रिया इज आल्सो हियर, गुड इवनिंग प्रिया, एंड हु आर द अदर्स टू ज्वाइन नाउ।
ठीक है। यस, बिल्कुल। फिलोसफिकल ट्रेडिशन अलायंस क्लोजली विथ, तो इसमें हम देखते हैं तो स्टोइसिज्म एंड क्रिश्चियन वर्च्यूज को यहाँ पर ये दिखाते हैं। कहते हैं जो इनका हीरो होना चाहिए ना, उसके अंदर इंड्योरेंस होना चाहिए। इंड्योरेंस इज द क्वालिटी ऑफ क्रिश्चियन मॉरल वैल्यूज ना। क्रिश्चियन मॉरल वैल्यूज में इंड्योरेंस दिखाता है। मॉरल आइडियल्स है, क्रिश्चियन मॉरल आइडियल्स है कि जैसे क्राइस्ट ने क्या किया, इंड्योर किया, इतना उनको कील वील मारी गई, सब इंड्योर किया उन्होंने, लेकिन जो है बाद में वो विक्टोरियस होकर के बाहर आए ना। ठीक है। विच पोएटिक आइडियल डज वर्ड्सवर्थ रिवाइज हियर कंपेयर टू अर्लियर रोमांटिसिस्ट। कह रहे हैं कि रोमांटिसिज्म, कह रहे हैं कि अर्लियर रोमांटिसिज्म में हम देखते हैं जो क्वालिटीज है, वो कौन सी क्वालिटीज है जिसको यहाँ पर ये रिवाइज करते हैं। तो दैट इज स्पॉन्टेनस इमोशन ना। स्पॉन्टेनस इमोशन को यहाँ पर रिवाइज करते हैं। पोएम में हम देखते हैं तो ज्यादा पैसन को ज्यादा वो नहीं दिया गया है, उसको कंट्रोल किया है। बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि इमोशंस पैसन्स को जगह नहीं दिया, बल्कि पोम जो है, रादर पोम इज रिफ्लेक्टिव, पोम इज डिडक्टिव ना, काफी रिफ्लेक्टिव है, डिडक्टिव है। एंड इट टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल्स ना, प्रिंसिपल्स के बारे में ये बात करती है। व्हाट मोटिवेट्स द हैप्पी वॉरियर, हैप्पी वॉरियर को क्या चीज मोटिवेट करती है। तो कोई भी हो अगर जो इस प्रकार का होता है, हाँ, ठीक है, सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। जिसका भी गलत हो रहा है सीखेगा, सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो बिल्कुल सही है, सेंस ऑफ ड्यूटी उसके अंदर होनी चाहिए, और इनर राइटसनेस यही उसको मोटिवेट करता है ना, जो आपको मैं बताता हूँ कि आपके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए और इनर राइटसनेस होनी चाहिए ना। अंदर से आप अच्छे रहें, आप अंदर से मॉरली करेक्ट रहें ना। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे अंदर जो ताकत आती है, वो ताकत कहाँ से आती है, इनर वैल्यूज से आती है। हमारे अंदर जो खुद के वैल्यूज है ना, ये नहीं केवल एम्बिशन से आती है कि आपके अंदर एम्बिशन है, बल्कि इनर वैल्यूज से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकत मिलती है। चलो नेक्स्ट। व्हाट लिटरेरी डिवाइस डोमिनेट्स द पोम्स टोन एंड मैसेज, पोम्स के टोन एंड मैसेज को कौन सी लिटरेरी जो है डिवाइस डोमिनेट करती है। आगम जी आए हैं, गुड इवनिंग। लेट आप आते हैं, थोड़ा सा जल्दी आया करिए। हाँ बिल्कुल सही है। आप लोग देखिए, गलत होना, मुझे लगता है गलत करना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई सब कुछ सही कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये एक इल्यूजन टाइप का है। गलत आप कर रहे हैं, वो हमें सीखने का मौका देता है। तो गलत होता है, इसको आप 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, ये सब पूरा आपको लर्न हो जाएगा। नॉर्मली, बहुत नॉर्मली आपकी कभी कभी गलती हो गई तो हो गई। तो पोम में अगर हम देखें तो डिडैक्टिसिज्म जो है हमें सबसे ज्यादा, मतलब ये पोम हमें इंस्ट्रक्ट करती है, टीच करती है, एडुकेट करती है ना। ये हमें ये बताती है कि कैसे हमें अच्छे से रहना चाहिए और कैसे हमें मतलब सेवा करनी चाहिए। तो ये चीज हमें सिखाती है ना। तो डिडैक्टिसिज्म जो है इसका सबसे बड़ी क्वालिटी है। हाउ डज द हैप्पी वॉरियर रिएक्ट टू प्रेज एंड सक्सेस, कह रहे हैं प्रेज और सक्सेस को हैप्पी वॉरियर कैसे रिएक्ट करता है अगर उसको प्रेज मिलती है, सक्सेस मिलता है। ओके, कोचिंग रहती है बच्चों की, ठीक है, कोई बात नहीं है। दैट्स सो गुड कि आप जो है कुछ लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। देखिए, हमें अपना जो टीचिंग प्रोफेशन होता है, हमें अपना टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि हम जाने अनजाने ही सही, चाहे हम पैसे लेके ही काम कर रहे हों, लेकिन हम किसी को एजुकेट करते हैं और उसकी लाइफ अगर चेंज होती है, तो उससे बहुत कितने लोगों को कंट्रीब्यूशन होता है, आप समझ लीजिए। अगर
हम एक किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं पर काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो आई एम वर्किंग फॉर दैट बॉस, उस बॉस के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक टीचर जो है, अ टीचर सर्व्स फॉर नेशन, सर्व्स फॉर ह्यूमैनिटीज ना, ये नेशन के लिए ह्यूमैनिटी की सेवा करता है एक टीचर। अगर हम अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं और एक बच्चा भी हमारा एजुकेट होकर एक अच्छा इंसान बनता है, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट वो है। दूसरी, अगर वो अच्छी जॉब पाता है, नौकरी पाता है, तो उसकी फैमिली और वो जो है, वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं ये आपका एक रोल है उसमें, जो है कि आपने उसको वहां तक पहुंचाया है। उसके बाद वो जो कंट्रीब्यूट करता है अपने सोसाइटी में, और फिर सोसाइटी जो कंट्रीब्यूट करती है नेशन को ना, तो ये टीचर क्या है, टीचर को नेशन बिल्डर क्यों कहा गया है भाई? इसीलिए कहा गया है ना कि हम लोग नेशन को बनाते हैं ना। तो टीचिंग प्रोफेशन बड़ा ही कह सकते हैं प्योर एंड बड़ा पॉयस जो है प्रोफेशन। लेकिन अब कुछ लोगों ने क्या किया है ना, इसका सत्यानाश टाइप का कर दिया है, केवल उनको पैसे से मतलब होता है ना। ये गलत है। पैसा कमाना दैट इज दैट इज नॉट, कहता हूँ कि खराब नहीं है भाई, पैसा चाहिए आदमी को जीवन जीने के लिए। लेकिन कुछ लोग इसको इसलिए पढ़ाते हैं, केवल उनको पैसा ही कमाना है इसलिए पढ़ाते हैं। नहीं, पैसा शुड बी ए पार्ट ऑफ इट, एक पार्ट इसका होना चाहिए ना, नॉट द पैसा। केवल पैसा ही मोटिव नहीं होना चाहिए, पैसा एक पार्ट होना चाहिए। तो टीचिंग से बेहतर कोई प्रोफेशन मेरे लाइफ में मुझे लगता है, मुझे तो नहीं लगता फिलहाल। अब मैं एक टीचर भी हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरे से अच्छा कोई दूसरा प्रोफेशन है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशन हैं। ओके ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगम, आपका पूरा नाम आगम ही है? आगम, बहुत अच्छे। आप नगर पालिका में लेक्चरर हैं, दैट्स वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू, बहुत बढ़िया। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने दिमाग में बेटा, मैं अपने सारे जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, भविष्य में वो टीचर बनना चाहते हैं, उनको मैं ये जरूर कहूंगा, पैसा आप अपने लिए कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा करके आप पैसा कमाओ ना, लेकिन सिर्फ पैसा मत कमाना, ठीक है? पैसा कमाओ लेकिन सिर्फ पैसा मत कमाना, ये ध्यान रखना। ये दोनों शब्द में बहुत डिफरेंस है, पैसा कमाना और सिर्फ पैसा कमाना, बहुत डिफरेंस है ना, तो ये ध्यान रखना। ही एक्सेप्ट्स इट विथ ह्यूमैलिटी एंड रिटर्न्स टू ड्यूटी ना, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ह्यूमैलिटी के साथ इसको, और ड्यूटी के लिए चला जाता है ना। तो कहता है, जैसे कोई प्रेज करेगा, प्रेज उसकी लाइफ में आती है, एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में कोई प्रेज करेगा, तो हाँ यार ठीक है, क्या कर रहा, कार्य क्या ही कर रहा हूँ, हाँ, और उसके बाद अपनी ड्यूटी के लिए रिटर्न हो जाता है। कोई सक्सेस उसको मिल गई ना, तो ऐसा नहीं बहुत उछलने लगेगा, तो वो बिल्कुल कहते हैं ना, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को वो प्राथमिकता देता है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। चलो, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हाट इज ट्रू फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम क्या होती है? ओके, व्हाट इज योर रियल नेम? ओके, यू आर नम्रता। लो भाई, आज तक तो मैं आगम जो है एज अ बॉय जानता था ना। चलो ठीक है, दैट्स गुड। ओके, नम्रता गुप्ता, चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। आगम इज योर सन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो एक चीज, मैं मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं जो मतलब कह सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में उतना उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, या कुछ समस्याएं थी, नहीं पढ़ पाए, लेकिन आफ्टर मैरिड लाइफ वो इतना डेडिकेटेड हैं, तो उनके लिए और भी पढ़ाने का मन करता है कि यार मतलब इतना डेडिकेशन से अगर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बन जाएंगे, तो नॉट ओनली दे ना, वो सिर्फ नहीं बनेंगे, उनकी फैमिली, उनकी आने वाली जनरेशन, और खास करके जो हमारी मतलब गर्ल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, उनका लाइफ चेंज होने का मतलब ये है कि आई एम हेल्पिंग टू चेंज द सोसाइटी, सोसाइटी को चेंज करने में मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को जो है मतलब इतना सेक्रीफाइस करके पढ़ना, दैट्स नॉट सो इजी एट ऑल। हम लोगों को बहुत
इजी लगता है ये, खास करके स्पेशली दोज हु आर स्टडिंग सिटिंग इन अ रूम ना, एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फादर मदर उनको पैसे दे रहे हैं, हाँ सब कुछ है, खाना पीना बना लिया या मेस लगाया हुआ है, उनकी और जो हार्डशिप्स हमारी ये लेडीज घर में पूरा संभालते हुए पढ़ना, दैट इज नॉट अ क्वाइट इजी टास्क भाई, बहुत बड़ा ये टास्क होता है, और तब भी आप कर रहे हैं, तो हेड्स ऑफ टू यू ऑल माय सिस्टर्स, ऑल माय कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी इस प्रकार से हैं, सबको मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है, और उनकी सफलता वास्तव में लैंडमार्क होती है हमारी और भी जो लड़कियां हैं उनके लिए। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, व्हाट इज ट्रू फ्रीडम? वर्ड्सवर्थ के हिसाब से ट्रू फ्रीडम क्या है बच्चों? तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अगर हम सेल्फ गवर्न वर्च्यू हमारे अंदर है ना, तो सेल्फ गवर्न वर्च्यू इज ट्रू फ्रीडम। कहते हैं फ्रीडम क्या है? मॉरल ऑटोनॉमी होनी चाहिए हमारे अंदर ना, ये नहीं कि नॉट लॉलेसनेस, नहीं, मॉरल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लॉलेसनेस नहीं है। ओके, मेंस दिया था नीलम ने, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मेंस आपने दिया था 2020 लेक्चरर का, बहुत अच्छी बात है, मेंस आपने दिया था। इस बार मैं आपको बताऊंगा मेंस की राइटिंग कैसे करते हैं। मेंस में इस बार 2020 वाले में मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव हुआ था ना, मेंस जो है। तो सेल्फ गवर्न वर्च्यू जो है ट्रू फ्रीडम कहते हैं ना। चलो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ ट्रेट ऑफ द हैप्पी वॉरियर? इनमें से क्या है जो हैप्पी वॉरियर के अंदर नहीं होता है? नोबल पर्पस, इमोशनल रेकलेसनेस, इनर स्ट्रेंथ, मॉरल विजडम, क्या नहीं रहता है? यस यस सरिता, आई कैन अंडरस्टैंड, जो है इसीलिए तो मैंने कहा ना, हैट्स ऑफ टू यू ऑल, आप सब लोगों को जो है। हाँ, उसके अंदर देखो इमोशनल रेकलेसनेस नहीं होती है ना, इमोशनली वो रेकलेस नहीं होता, ही इज डिसिप्लिन्ड, ही इज अ पर्सन गाइडेड बाय रीजन एंड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन होता है, रीजन एंड प्रिंसिपल से गाइड होता है, इमोशनली रेकलेस नहीं होता वो, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इमोशनल रेकलेसनेस उसके अंदर नहीं होता है। व्हाट रोमांटिक क्वालिटी इज प्रेजेंट इन द पोम डिस्पाइट इट्स डिडैक्टिक टोन? कह रहे हैं डिडैक्टिक टोन के अलावा भी इस पोम में क्या रोमांटिक क्वालिटी प्रेजेंट है? रोमांटिक क्वालिटी, यस, मॉरल इंडिविजुअलिज्म ना, एक्चुअली रोमांटिसिज्म हमेशा इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, हमेशा ये इंडिविजुअल जर्नी को जो है क्या करता है, इथिकल जर्नी को हमेशा प्रेफर करता है, क्या? रोमांटिसिज्म। और रोमांटिक थॉट में हमेशा से इंडिविजुअलिज्म जो है वो सेंटर में रहा है, तो यहाँ पे भी हम देखें तो इंडिविजुअलिज्म को दिखाया है ना, कि मतलब आप सेल्फ को, इंडिविजुअल को स्ट्रॉन्ग करिए। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ द पोम? पोम का अल्टीमेट पर्पज क्या है? तो द अल्टीमेट पर्पज ऑफ पोम इज टू ऑफर अ मॉडल ऑफ हीरोइक मॉरल करेक्टर ना, एक हीरोइक मॉरल करेक्टर का जो है मॉडल हमें देना, ताकि हम लोग भी उसी तरीके से अपने आप को बन सके ना, एक वास्तव में ट्रू हीरो जो होता है मॉरल और स्पिरिचुअल टर्म्स में, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने हमें दिया है। देन वी हैव द नेक्स्ट पोम, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। अगली इनकी पोम है, इस पर हम लोग अब करेंगे, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। व्हाट टाइप ऑफ पोम इज सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट? सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट कैसी पोम है? यस, इट इज अ लिरिक पोम ना, ये एक लिरिक पोम है, पर्सनल है, डीपली पर्सनल है, पर्सनल इमोशन को इन्होंने दिखाया है इसमें।
हु इंस्पायर्ड दिस पोम, आपको पता है ये किसके लिए लिखा है? अपनी पत्नी के लिए, मेरी हचिंसन, हिज वाइफ के लिए इन्होंने इसको लिखा है, ध्यान रखिएगा। वर्ड्सवर्थ की पत्नी, उसकी जो आउटर ब्यूटी है, इनर ग्रेस है, उन सबको दिखाया पोम में। व्हेन वाज द पोम कंपोज्ड, कब लिखा था पोम? तो पोम कंपोज हुई थी 1804 में। 1804 में ये कंपोज हुई थी, हालांकि पब्लिश हुई थी बाद में 1807 में, पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, लेकिन कंपोज हुई थी 1804 में, तो ये ध्यान रखिएगा। द पोम वाज कंपोज्ड इन 1804 बट पब्लिश्ड इन 1807। हाउ मेनी स्टैंजाज आर देयर इन द पोम? पोम में टोटल कितने स्टैंजाज हैं? तो देयर आर 3 स्टैंजाज, 3 स्टैंजाज हैं, तीनों अलग अलग स्टेजेज ऑफ इमोशनल जो है कह सकते हैं इमोशनल जो है आउटपुट को दिखाते हैं, ठीक है, जो पोएट फील करता है। व्हाट डज द फैंटम ऑफ डिलाइट इन द टाइटल सिंबलाइज? कह रहे हैं टाइटल में जो फैंटम ऑफ डिलाइट है ये क्या सिंबलाइज करता है? तो फैंटम मतलब ही होता है ड्रीम लाइक ना, तो एन आइडियलाइज ड्रीम लाइक वुमन ना, एक आइडियलाइज ड्रीम लाइक वुमन मतलब जैसा वुमन उन्होंने क्या किया था, सोचा था, आइडियलाइज किया था, ड्रीम किया था ना। तो यहाँ पर फैंटम जो है वो एक मिस्टीरियस और ऑलमोस्ट मतलब अनरियल ब्यूटी, जो इन्होंने सोचा भी नहीं था, ड्रीम भी नहीं किया था, एक प्रकार से कह सकते हैं। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डज द स्पीकर अंडरगो इन द पोम? पोम में स्पीकर के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है? यस, द स्पीकर बिगिंस फ्रॉम आइडियलाइजिंग द ब्यूटी ऑफ द वाइफ ना, वाइफ की ब्यूटी को आइडियलाइज करता है, लेकिन देन कम्स टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, वो उसके वर्च्यूज को, उसके रियल, उसका जो ग्रेस है ना, रियल ग्राउंडेड जो उसके वर्च्यूज हैं उसको पहचानता है। शुरुआत में तो केवल वो बिगिन करता है आइडियलाइजिंग हर ब्यूटी कि कितनी सुंदर है बाहर से ना, तो शुरुआत में हमने बताया कि पोएम इज अबाउट आउटर ब्यूटी एंड इनर ग्रेस ना, ये इसमें आउटर ब्यूटी और इनर ग्रेस को दिखाता है अपनी वाइफ के। तो शुरू करता है आउटर ब्यूटी से, फिर इनर ग्रेस पर चला जाता है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम? पोम का मेन थीम क्या है? तो रोमांटिक लव इवॉल्विंग इनटू मैच्योर कंपेनियनशिप, इसका मेन थीम है कि रोमांटिक लव धीरे 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 एक मैच्योर कंपेनियनशिप में बदल जाता है ना, तो ये इस पोम में इन्होंने दिखाया है कि कैसे पैशनेट लव से, पैशनेट एडमिरेशन से लेकर के हम जो है एप्रिसिएशन, मॉरल स्पिरिचुअल एप्रिसिएशन तक पहुंचते हैं। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज डोमिनेंट इन द पोम्स टाइटल एंड ओपनिंग लाइन? करें पोम की टाइटल और ओपनिंग लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस हमें दिखाई देता है? तो भाई मेटाफर है, ध्यान रखिए। फैंटम ऑफ डिलाइट का मतलब क्या है? मेटाफर है ना। ये क्या दिखाता है? इथरल और मैजिकल प्रेजेंस को दिखाता है ना फैंटम। फैंटम का मतलब ही होता है ना भूत प्रेत, क्या कहते हैं उसको, स्पिरिट। हाउ डज द सेकंड स्टैंजा शिफ्ट इन टोन एंड फोकस? आपको बताया इसमें 3 स्टैंजा है, तीनों में अलग अलग इमोशन है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है दूसरे स्टैंजा में कैसे शिफ्ट होती है, टोन और फोकस कैसे शिफ्ट होता है? तो आइडियल ब्यूटी से अर्थली ग्रेस एंड रियलिटी पर शिफ्ट हो जाता है ना। पहले में तो आइडियल ब्यूटी को बहुत दिखाता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, जो रियल वर्ल्ड में उसकी क्वालिटी है, उसकी वर्च्यूज हैं, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसको पोएट दिखाता है, शुरू करता है दिखाना। व्हाट डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हर टू इन द थर्ड स्टैंजा? थर्ड स्टैंजा में जो वर्ड्सवर्थ है वो हचिंसन को किससे कैसे कंपेयर करता है? यस, ही कंपेयर्स हर एज अ हाउस होल्ड स्पिरिट एंड अ वॉकिंग ब्लेसिंग ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको बहुत प्रेज करता है, कहता है सी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ गुडनेस एंड ग्रेस ना इन हर डेली लाइफ। अपने डेली लाइफ में वो जो है गुडनेस एंड ग्रेस का क्या है, सिंबल है, एम्बॉडीमेंट है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम? पोम की राइम स्कीम क्या है? तो 3 स्टैंजाज हैं, ए बी, ए बी इसकी राइम स्कीम है, ध्यान रखिएगा, ए बी ए बी।
व्हाट टोन डज द फर्स्ट स्टैंजा रिफ्लेक्ट? पहला स्टैंजा कैसी टोन को दिखाता है? तो पहले में ये मिस्टीरियस एंड एडमायरिंग टोन है, बिल्कुल ना, ध्यान रखिएगा। इसमें ये दिखाते हैं कि उसकी जो ब्यूटी है दैट इज क्वाइट मिस्टीरियस, दैट इज क्वाइट इल्यूसिव ना, दैट इज ड्रीम लाइक, दैट इज फैंटम। और उसके बाद धीरे धीरे उसको एडमायर करते हैं, इंचैंटिंग कहते हैं, उसकी ब्यूटी जो है इंथ्रॉलिंग है, इंचैंटिंग है, अट्रैक्टिव है। विच रोमांटिक आइडियल इज प्रेजेंट इन दिस पोम? इस पोम में कौन सा रोमांटिक आइडियल प्रेजेंट है? तो स्वाभाविक सी बात है, सेलिब्रेशन ऑफ पर्सनल इमोशन एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी ना। तो भाई पर्सनल इमोशन को दिखाते हैं और स्पिरिचुअल ब्यूटी की तारीफ करते हैं। आउटर से शुरू करते हैं और इनर तक आइडियलाइज्ड वुमेनहुड को प्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज द फ्रेज स्पिरिट एट अ वुमन टू इम्प्लाई? कह रहे हैं ये फ्रेज का क्या मतलब है जो पोम में आया है, स्पिरिट एट अ वुमन टू ना। तो कहता है इसका मतलब ये है कि सी इज बोथ ह्यूमन एंड स्पिरिचुअली आइडल ना। कह रहे हैं चाहे हम एज अ ह्यूमन देखें, स्पिरिचुअली देखें, दोनों तरीके से वो क्या है, आइडल लेडी है ना। तो सी इज बोथ ह्यूमन एंड स्पिरिचुअली आइडल। तो स्पिरिचुअलिटी और रियलिज्म दोनों को साथ में मिक्स करते हैं और कहते हैं जो हचिंसन है वो क्या है, सी इज अर्थली एट मॉरली सबलाइम ना। अर्थली है लेकिन फिर भी मॉरली बहुत सबलाइम है। अर्थली मतलब मोह माया सांसारिक ये जो फिजिकल है, लेकिन मॉरली मतलब स्पिरिचुअल। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन? ये भी लाइन आई है तो कह रहे हैं इसमें क्या यूज हुआ है, अ क्रिएचर नॉट टू ब्राइट आर गुड। ध्यान रखना बहुत ही फेमस है, फॉर ह्यूमन नेचर्स डेली फूड। कौन सी लाइन है, क्या दिखाता है? यस इट इज पैराडॉक्स। इसमें पैराडॉक्स है ना। वो कहता है कि सी इज अ क्रिएचर नॉट टू ब्राइट आर गुड ना। कहता है कि वो मतलब सी इज क्वाइट परफेक्ट एट क्या है, सी इज ह्यूमन नेचर्स डेली फूड। सी इज ह्यूमन नेचर्स डेली फूड मतलब सी इज एसेसिबल टू ह्यूमन ना। वो क्या है, उसके अंदर क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन सी इज एसेसिबल टू ह्यूमन, ह्यूमन को एसेसिबल है ना। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि वो हेवनली है लेकिन फिर भी इस अर्थली लाइफ में, अर्थली कंपेनियनशिप में फिट है, बिल्कुल रियल कंपेनियनशिप में फिट है। सी इज हेवनली, सी इज लाइक परी एंड ऑल कह रहे हैं ना। तो लेकिन सी फिट्स इन दिस वर्ल्ड ना, इस कंपेनियनशिप में वो बिल्कुल फिट करती है। तो दैट इज पैराडॉक्स। व्हाट इज द प्रोग्रेशन अक्रॉस द थ्री स्टैंजाज? तीन स्टैंजाज में क्या प्रोग्रेशन हुआ है, तो आपको एक एक करके बताना है। तो पहले में अगर हम देखें तो फर्स्ट इंप्रेशन देखता है कितनी ब्यूटी है, अर्थली ब्यूटी, उसकी जो आउटर ब्यूटी है उसको देखता है। फिर ही फाइंड्स रियल वुमेन इन हर, उसके बाद उसको उसमें रियल वुमेन मिलता है, उससे और वो अटैच होता जाता है। लास्ट में दोनों को आइडियली बैलेंस करता है ना, मतलब उसकी आउटर ब्यूटी को और इनर ग्रेस को बैलेंस करके वर्ड्सवर्थ शोज डीपर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू नो मैरी हचिंसन, मैरी हचिंसन के लिए वो दिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अर्ली फैसिनेशन से, अट्रैक्शन से, और फिर दोनों को लास्ट में बैलेंस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट व्हेन फर्स्ट सी ग्लीम्ड अपॉन माई साइट? कह रहे हैं इसका क्या अर्थ है, लाइन शुरू होती है ना यहीं से, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट व्हेन फर्स्ट सी ग्लीम्ड अपॉन माई साइट। तो इसका क्या अर्थ है? यस, जब वो पहली बार मुझसे मिली, सी अपीयर्ड लाइक अ लवली ड्रीम लाइक विजन ना। तो मुझे लगा कि ये कोई बहुत ही खूबसूरत ड्रीम लाइक विजन है कि मैंने इसको क्या किया, पाया। ठीक है, तो उसकी ब्यूटी से काफी ये खुश हैं, प्रसन्न हैं। हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिफाइन ट्रू ब्यूटी इन दिस पोम? इस पोम में ट्रू ब्यूटी को वर्ड्सवर्थ कैसे दिखाते हैं? यस, कहते हैं कि बैलेंस ऑफ आउटर ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ ना। ट्रू ब्यूटी यही है कि आउटर ग्रेस और इनर स्ट्रेंथ दोनों हो। ऐसा नहीं कि बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत हो लेकिन अंदर से जो है बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप यूज कर लीजिएगा। और इनर स्ट्रेंथ ना, तो कहते हैं दोनों को बैलेंस ये करते हैं, दोनों को बैलेंस करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो केवल इनर स्ट्रेंथ को मानते हैं, और आज की दुनिया में तो केवल आउटर ग्रेस को ही
प्रेफरेंस दिया जाता है ना। शादी जब होने जाती है तो क्या देखते हैं, आउटर ग्रेस को ही तो देखते हैं, इनर स्ट्रेंथ को कैसे देख पाएंगे, क्या ही देख पाएंगे। व्हाट रोमांटिक एलिमेंट इज लीस्ट प्रेजेंट इन दिस पोम, कह रहा है इस पोम में कौन सा रोमांटिक एलिमेंट सबसे कम यूज किया गया है, लीस्ट प्रेजेंट है। तो आप देखें तो इमोशन है इसमें, आइडियल लव भी है, केवल ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर इसमें बहुत कम यूज हुआ है ना। ये केवल ह्यूमन ब्यूटी और आइडियल ब्यूटी वर्च्यू इन्हीं पर बात करती है पोम, नेचर पर बात नहीं करती है। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनल मैसेज ऑफ द पोम, पोम का फाइनल मैसेज क्या है। पोम हमें ये बताती है कि ट्रू लव जो है वो अप्रिसिएट्स बोथ एक्सटर्नल ब्यूटी एंड इंटरनल वर्थ ना। कह रहे हैं एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल वर्थ दोनों को क्या करता है, अप्रिशिएट करता है, जो ट्रू लव होता है ना। कहता है मेच्योर लव जो है, मेच्योर लव में जो है वैल्यू, इमोशनल डेप्थ की वैल्यू और स्पिरिचुअल प्रेजेंस, ये सब दोनों मिक्स होते हैं ना, ये सब मिक्स होते हैं। अगली हमारी पोम है द लीच गैदरर, पोम का टाइटल मिस हो गया है, लीच गैदरर, या जिसको हम रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस बोलते हैं। एक सेकंड, पोम का नाम है लीच गैदरर, या इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोम कॉमनली नोन एज लीच गैदरर, तो कह रहे हैं जो पोम में लीच गैदरर नाम से हम जानते हैं उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, तो ओरिजिनल टाइटल है रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये लीच गैदरर के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। क्योंकि ये स्टोरी एक लीच गैदरर की है ना। व्हेन वाज द पोम रिटन एंड पब्लिश्ड, पोम कब लिखी गई और पब्लिश हुई, तो लीच गैदरर वाज रिटन इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1807, 1802 में लिखी गई थी और 1807 पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर दैट इंस्पायर्स द स्पीकर, कह रहे हैं इसमें कौन सा सेंट्रल कैरेक्टर है जो स्पीकर को इंस्पायर करता है, तो लीच गैदरर है, हमने आपको बता ही दिया, इसका सब टाइटल है लीच गैदरर ना कह सकते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम, पोम की मेन थीम क्या है, यस पोम की मेन थीम है एंड्योरेंस एंड मॉरल स्ट्रेंथ इन सफरिंग ना, कि दुख में हमारा जो एंड्योरेंस होता है और हमारा जो मॉरल स्ट्रेंथ होता है वो कैसे हमारी मदद करता है, यही इन्होंने दिखाया है, लीच गैदरर के थ्रू दिखाया है कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, कि वो हर चीज को, सफरिंग को एंड्योर करता है और मॉरली वीक नहीं होता वो कभी। व्हाट वर्स फॉर्म इज यूज्ड इन दिस पोम, इस पोम में कौन सा वर्स फॉर्म यूज किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो द पोम इज रिटन इन राइम रॉयल, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइम रॉयल में लिखा गया, राइम रॉयल मतलब 7 लाइन स्टैंजा, 7 लाइन स्टैंजा, राइमिंग ए बी सी सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोमांटिक पोएट्स में हमें लगता है कि शायद और किसी ने यूज किया होगा राइम रॉयल को, यही यूज करते हैं, इसमें यूज किया है, तो ये ध्यान रखना, राइम रॉयल में लिखा गया, एकमात्र पोम इनकी। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डोमिनेट्स द ओपनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉर्निंग, जब मॉर्निंग का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, तो भाई नेचर को पर्सनिफाइड करते हैं ये वर्ड्सवर्थ जो है, जैसे सन है, क्लाउड है, अर्थ है ना, ये सब क्या है मॉर्निंग में, इन सबको दिखाते हैं कि बिल्कुल इमोशनली अलाइव है ना। सूरज मुस्कुरा करके एकदम खुश करके हमें कहता है उठ जाओ, हाँ, और अर्थ जो है वो भी बहुत प्रसन्न है, फूल पत्ते जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। हाउ इज द लीच गैदरर डिस्क्राइब्ड, इस पोम में लीच गैदरर को कैसे दिखाया गया है, तो लीच गैदरर बेचारा बिल्कुल बुढ़ा आदमी है ना, फिजिकली वीक है, लेकिन मैन ऑफ डिग्निटी, मैन ऑफ स्ट्रेंथ, मैन ऑफ सोलेम एंड मजेस्टिक ना, बिल्कुल
स्पिरिचुअल प्रेजेंस उसके अंदर है, बुढ़ा है लेकिन वो मॉरली कभी वीक नहीं है ना, डिग्निटी उसकी गई नहीं है, डिग्निटी उसके अंदर है। हाउ डज द स्पीकर फील बिफोर मीटिंग द ओल्ड मैन? ओल्ड मैन से मिलने से पहले स्पीकर कैसा फील करता है? यस, स्पीकर बड़ा ही डरा हुआ, एंक्सस, सैड एंड बर्डन बाय ड्रेड ना, डरा हुआ है स्पीकर, सडनली वो मिलांकलिक हो जाता है, वो सफरिंग और डिस्पेयर पर सोचने लगता है कि भगवान ये कितना सफर कर रहा है बूढ़ा आदमी। व्हाट मॉरल लेसन डज द पोएट लर्न फ्रॉम द लीच गैदरर? लेकिन लीच गैदरर से क्या मॉरल लेसन सीखता है? तो वो सीखता है कि साइलेंट, परसिस्टेंट एंड इनर स्ट्रेंथ आर द फाउंडेशन ऑफ डिग्निटी ना। आपकी डिग्निटी का जो फाउंडेशन है वो क्या है? साइलेंट, परसिस्टेंट एंड इनर स्ट्रेंथ। आपके अंदर साइलेंट होना चाहिए लेकिन परसिस्टेंस होना चाहिए, और इनर स्ट्रेंथ अगर आपके अंदर है तो भाई यही आपकी डिग्निटी है ना, आप ब्रेक ना हो जाएं, यही आपकी डिग्निटी है। Which poetic device is used in like a sea beast crawled forth that on a shelf of rock or sand reposed? कह रहे हैं कि like a sea beast crawled forth that on a shelf of rock or sand reposed। तो यहां पर सिमिली का यूज किया गया है ना, लाइक लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो लीच गैदरर है ना, लीच गैदरर है, उसको सी बीस्ट की तरह, मतलब समुद्र के जो जानवर होते हैं उनकी तरह, उनसे कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर हो गया सिमिली। व्हाट ऑक्यूपेशन डज द ओल्ड मैन फॉलो? कह रहे हैं इस पोम में ओल्ड मैन का क्या ऑक्यूपेशन है? तो भाई वो लीचेज गैदर करता है ना, कलेक्टिंग लीचेज फ्रॉम मार्सेस ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एज ज्यादा होने के बजाय भी वो क्या करता है? डिफिकल्ट वर्क करता है लीच गैदरिंग का। वो क्या दिखाता है? उसके उसके रेजिलियंस को दिखाता है। व्हाई डज द स्पीकर रिफ्लेक्ट ऑन पोएट्स लाइक चैटरटन एंड बर्न्स? कह रहे हैं इसमें पोएट जो है चैटरटन और बर्न्स जैसे पोएट के ऊपर क्यों रिफ्लेक्ट करता है? हाँ, वो क्योंकि इनका भी अगर भाग्य देखें तो बहुत अच्छा नहीं रहा है ना, चैटरटन और बर्न्स का। तो टू एक्सप्रेस फियर दैट ही टू मे फॉल इनटू डिस्पेयर ना, उसको डर है कि मैं भी चैटरटन और बर्न्स की तरह दुख में डूब सकता हूँ, तो उनको इसीलिए याद करता है यहाँ पर ना, कि जो ये ट्रेजिक फेट है इसका, हमारे चैटरटन और बर्न्स का, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो, उसी को यहाँ पर ये दिखाता है। व्हाट रोमांटिक एलिमेंट इज डोमिनेंट इन द पोम? पोम में कौन सा रोमांटिक एलिमेंट डोमिनेंट है? रविचंद जी बहुत लेट हैं, टाइम इज 4:30, अब तो क्लास खत्म होने वाली है। इन्होंने दिखाया नेचर एज ए सोर्स ऑफ डिवाइन स्ट्रेंथ ना, कि नेचर जो है वो हमेशा हमारे अंदर इमोशनल जर्नी हमारी जो होती है उसका एक जो है मॉरल स्ट्रेंथनिंग करने का काम करता है। व्हाट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस डज द टाइटल सजेस्ट? टाइटल में किस प्रकार के इंडिपेंडेंस को दिखाता है? तो मेंटल एंड स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस फ्रॉम डिस्पेयर ना, दुख से आप मेंटली और स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट रहें, यही दिखाता है ना। रेजुलेशन क्या रेफर करता है? रेजुलेशन रेफर करता है कि इसमें जो स्पीकर है ही इज रिजॉल्व नॉट टू गिव अप हिज इनर स्ट्रेंथ ना, उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको गिव अप नहीं करना चाहता, उसको छोड़ना नहीं चाहता ना। What kind of resolution does the poet commit to in the end? कह रहा है कि लास्ट में पोएट किस प्रकार के रेजुलेशन के लिए कमिट करता है अपने को? तो टू प्रिजर्वियर एंड रिमेन होपफुल ना, प्रिजर्वियर एंड रिमेन होपफुल। वो कहता है कि मैं इस लीच गैदर ओल्ड मैन से एग्जाम्पल लूंगा और हमेशा आशा मेरे अंदर रहेगी कि मैं भी सफरिंग्स को, जो पेन्स हैं फ्यूचर में आएंगी, चैलेंजेज, उनको बहादुरी से उनका सामना करूंगा। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन मोशनलेस एज अ क्लाउड द ओल्ड मैन स्टूड? मोशनलेस एज अ क्लाउड द ओल्ड मैन
स्टूड, तो यहाँ पर एज का प्रयोग है तो शिमली हो गया ना। ओल्ड मैन की स्टिलनेस जो है वो क्लाउड से कंपेयर की गई है। हाउ डज द स्पीकर रिएक्ट टू द लीच गैदरर्स वॉइस, लीच गैदरर की आवाज से वो कैसे रिएक्ट करता है स्पीकर। तो ही फाइंड्स इट सरप्राइजिंग एंड जेंटल ना, उसको वो जब सुनता है ओल्ड मैन की माइल्ड एंड डिग्निफाइड स्पीच को तो सरप्राइज हो जाता है। उसको तो लगा था क्या कि इसका अपीयरेंस बिल्कुल बूढ़ा दुबला पतला सा है, एकदम हो गया है, तो इसकी आवाज भी वैसी होगी, तो सरप्राइज हो जाता है जब बड़ी ही माइल्ड एंड डिग्निफाइड आवाज सुनता है। व्हाट साइकोलॉजिकल एलिमेंट डज द पोम एक्सप्लोर, पोम में कौन सा साइकोलॉजिकल एलिमेंट दिखाया गया है। तो डिप्रेशन एंड रिकवरी ना, ये दिखाया गया है। ध्यान रखिएगा कि कैसे हम जो है डिप्रेशन और से रिकवरी करते हैं। हाउ डज द पोम बैलेंस एक्सटर्नल एंड इंटरनल लैंडस्केप्स, कह रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल लैंडस्केप को कैसे बैलेंस करती है। तो इट लिंक्स आउटर नेचर विद द स्पीकर्स मेंटल स्टेट ना, तो जो लीच गैदरर है स्पीकर है उसके मेंटल स्टेट और उसके वहां के आसपास की जो सराउंडिंग है नेचर सराउंडिंग है उससे कंपेयर करके ये दिखाता है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट इज द पोम्स ओवरऑल मैसेज, ओवरऑल मैसेज ये हमें देना चाहते हैं कि डिग्निटी कम्स फ्रॉम साइलेंट परसिवरेंस ना, डिग्निटी कहां से आती है। अगर आप जो है मॉरली साइलेंट होके इंडिपेंडेंट और इमोशनल रेजिलियंस आप दिखाएंगे तो वहीं से डिग्निटी आती है और कहीं से नहीं आती। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की ये क्लास में बस इतनी ही है। 10 o'clock पे हम आपसे मिलेंगे। अगर बहुत गर्मी होगी तो मे बी क्लास माइट बी सस्पेंडेड, बट नॉर्मली क्लास आपकी रहेगी। तो ज्वाइन मी एट 10 o'clock एंड आज हमें लगता है ऑलमोस्ट हम लोगों ने लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन कर लिए। कितने, ये कौन से नंबर का था, हमें लगता है ये 16 था ना, 16। तो लगभग 16 की अगर हम बात करें तो 16 × 20 अगर हम करते हैं तो 320 क्वेश्चन हमारे ये हो गए और 200 क्वेश्चन हमने शायद इसके पहले आपको कराए हैं, तो 520 क्वेश्चन हमारे वर्ड्सवर्थ पर हो गए हैं। कुछ और देखेंगे, अगर कुछ और बचा होगा तो जरूर लेके आएंगे ना, या आप लोग सजेस्ट करिएगा, कमेंट में बताइएगा कौन सी और पोम का आप चाहते हैं, तो मुझे 1 घंटे में कमेंट कर दीजिएगा, 2 घंटे में, ताकि मैं कंटेंट उस पर आपको तैयार कर लूँ कल के लिए। ठीक है, तो जो छूटा हो इसमें से देख लीजिएगा कौन कौन सा आपने पढ़ लिया है, जो आपको लगता है कि हाँ इसको भी बता दिया जाए तो उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सी यू अगेन एट 10 o'clock, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और सबको गुड इवनिंग।